प्रिय बच्चों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान का क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये रसायन विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें तत्वों से यौगिक का निर्माण कैसे होता है और अलग अलग अणुओं की, मतलब यौगिक के जो अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। आणविक संरचना का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो पहले तो हम लोग अभी प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, जिसमें ये बताया गया था कि रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। या वैद्युत संयोजी बंध। और दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। दूसरा कौन सा बंध है? सहसंयोजी। इन दोनों बंधों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो पहले आप देखिए आयनिक बंध क्या है। आयनिक बॉन्ड, इसको वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। इसमें एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वो धनायन में बदल जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है वो ऋणायन में बदल जाता है। तो इन धनायनों और ऋणायनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, एक कूलम्बीय बल है, वो कार्य करने लगता है। और उसी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये दोनों परमाणु या दो और परमाणु, मान लो तीसरा परमाणु भी है, तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब इसमें कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि वैद्युत संयोजी बंध कब बनता है, यानी आयनिक बंध बनने की शर्त क्या है। भाई आयनिक बंध बन जाता है, कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्या कंडीशंस हैं, ये जानना हम लोगों के लिए परम आवश्यक। तो पहला चीज तो दो तत्व अगर है, मान लीजिए क्या तत्व है? मान लीजिए एक तत्व है कि एक तत्व है या। एक तत्व है पोटेशियम, एक तत्व है क्लोरीन। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आयनिक बंध ही बनता है।
सहसंयोजी बंध नहीं बनता है। तो इसकी कंडीशंस हैं कब आयनिक बंध बनेगा। पहली कंडीशन की ये है कि ये प्रबल धन विद्युती होना चाहिए। प्रबल धन विद्युती होना जरूरी है। इसका क्या होना जरूरी है? प्रबल ऋण विद्युती। प्रबल ऋण ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, ये इलेक्ट्रो निगेटिव होना चाहिए। ये है क्या? जैसे आवर्त सारणी में हम लोगों ने तत्वों के बारे में अध्ययन किया है, तो ये हम लोगों को पता लगा है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, यानी वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनको धन विद्युती तत्व कहते हैं। उनकी संख्या ज्यादा है क्योंकि सभी धातुएं धन विद्युती होती हैं। इन्हीं सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण पाया जाता है। अब इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। धातुओं को विद्युत धनात्मकता के आधार पर 3 कैटेगरी, 3 वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। एक प्रबल धन विद्युती, एक साधारण धन विद्युती और तीसरा है दुर्बल धन विद्युती। लेकिन यहाँ इस कैटेगरी से हमको बहुत ज्यादा भी नहीं प्रभावित होना है। हमको ये जानना है कि एक धातु धन विद्युती होता है और अधातुओं में क्या गुण होता है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का प्रयास करती है, यानी अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो धातुएं ऋण विद्युती होती हैं। अब इसमें भी कई कैटेगरी हैं, ऐसा नहीं है कि सब प्रबल हैं। कुछ प्रबल हैं, कुछ साधारण हैं, कुछ दुर्बल हैं। अब हमने यहां लिखा है प्रबल धन विद्युती, प्रबल ऋण विद्युती। अब इन दोनों में अगर एक प्रबल धन विद्युती है और दूसरा साधारण ऋण विद्युती है, तब भी आयनिक बंध बन जाएगा। लेकिन उसमें आयनिक करेक्टर यानी ये जो आयनिक गुण है थोड़ा कम है। वास्तव में ये होता है कि ये जो बंध बनते हैं वो चाहे आयनिक बंध हो या सहसंयोजी बंध हो, उसमें आयनिक गुण और सहसंयोजी गुण सब में पाए जाते हैं। लेकिन जिसमें परसेंटेज ज्यादा होता है आयनिक वालों का, उनको हम लोगों ने आयनिक में डिवाइड कर दिया गया। जिनमें परसेंटेज सहसंयोजी वालों का ज्यादा होता है उसको हम लोगों ने सहसंयोजी में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर पूर्ण वैद्युत संयोजी आयनिक बंध बनना है तो इन दोनों का प्रबल होना परम आवश्यक है। ऐसे ही अगर पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध बनना है तो दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता समान होनी चाहिए। धन विद्युती तत्व प्रायः सहसंयोजी बंध बहुत कम बनाते हैं। सहसंयोजी बंध बनाना अधातुओं का मुख्य गुण है जो ऋण विद्युती होते हैं। तो इसका सबका तो विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे चलकर करेंगे ही। अब आप देखिए इसमें क्या है। पहली कंडीशन तो हमने आपको बताई, एक धन विद्युती होना चाहिए, दूसरा तत्व ऋण विद्युती होना चाहिए, यानी डिफरेंट नेचर के दोनों होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि इसके बाह्य कोश में, जिसको कि हम लोग संयोजी कोश कहते हैं, कौन कोश? संयोजी कोश।
क्योंकि बंध बनाने में प्रायः बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं ज्यादातर केस में। तो संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को, एक या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेगा। कभी कभी 3 वाले भी बना लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। इसके बाहरी कोश में, इसके संयोजी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? इसके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब वो अपवाद हर जगह है, 5 वाले भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो अलग चीज है। लेकिन आप ये जानिए कि बाहरी कोश में दूसरे वाले परमाणु के 7 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि तत्वों को प्राप्त करना है अष्टक विन्यास, 8 इलेक्ट्रॉनों की अस्थायी व्यवस्था। और वो व्यवस्था इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा तभी संभव है जब 1-2 इलेक्ट्रॉनों की एक तरफ अधिकता हो और 1-2 इलेक्ट्रॉनों की एक तरफ कमी हो। तो इन दोनों में ये कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि पोटेशियम जो K है इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। यानी 2 पहली कोश में, 8 दूसरी में, 8 तीसरी में और 1 अंतिम कोश। फ्लोरीन में क्या होता है? 2 पहले कोश में, 2 दूसरे में, 7। अब देखिए आयनिक बंध बनाने के लिए बहुत फिक्स, ये पोटेशियम के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए 8, ये चले आए। कहां चले आए? यहां चले आए। तो इनका कितना हो गया? 8 हो गया। और ये चले गए, इनका इलेक्ट्रॉन गायब, तो ये कोश अब संयोजी कोश हो गया। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन? 8। यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा इसके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि पोटेशियम ने बनाया K+, पोटेशियम आयन। फ्लोरीन ने बनाया F-, फ्लोराइड आयन। इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करने लगा। क्या कार्य करने लगा? आकर्षण बल कार्य करने लगा। इसको कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसका मान होता है कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये तो नियतांक है, K भी नियतांक है। इसको माध्यम की परावैद्युतांक कहते हैं। K वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, जल के लिए 78.5 होता है, अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होता है। Q1 है इस पर पाया जाने वाला आवेश का परिमाण, Q2 क्या है? इस पर पाए जाने वाले आवेश का परिमाण, और ये R क्या है?
इन दोनों के बीच की। तो ये बल जो होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये प्रबल बल माना जाता है। नाभिकीय बल के बाद प्रबलता में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल सेकेंड नंबर पे है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी तुलना में शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। तो इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये बल इन दोनों के बीच में कार्य करने लगता है, इसीलिए जो आयनिक बंध होता है वो मजबूत होता है, उससे चालक बनता है। ये धनायन और ऋणायन पूरा मिलकर क्रिस्टल बना लेते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जब क्रिस्टलीय संरचना बनाएंगे उसमें जालक बनता है। क्या बनता है? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। तो एक चीज आपको और जानना है, जालक ऊर्जा, जालक एंथैल्पी भी इसको कहते हैं। जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, ये क्या है इसके बारे में जानना। एक मोल आयनिक यौगिक, एक मोल आयनिक यौगिक चाहे जो आयनिक यौगिक, उसका एक मोल आप ले लीजिए। जैसे मान लो आपने नमक लिया NaCl, तो NaCl का अणुभार 58.5 होता है। तो यानी 58.5 ग्राम नमक आपने ले लिया और उस 58.5 ग्राम नमक को ऊर्जा दीजिए, तो Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, अब गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। यानी एक मोल यौगिक में उपस्थित अवयवी कणों को गैसीय अवस्था में प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहते हैं। तो आयनिक यौगिक के बारे में इन सब चीजों का ज्ञान होना आपका परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अब में एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, उसका नाम तुम लोगों ने सुना हो। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये बाजार में बहुत बिकता है, मकानों में सफेदी करने में काम आता है, सीमेंट में भी इसका उपयोग होता है, खाने में भी लोग इसको पानी में भिगो के खाते हैं। CaO क्या है? कली चूना। विद्यालय में जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का फंक्शन होता है तो आपने देखा होगा रास्ते में भी चूने का छिड़काव करके एक बाउंड्री टाइप की बना दी जाती है। तो चूने का बड़ा व्यापक उपयोग है, कली चूना इसको कहते हैं। इसको पानी में डाल दीजिए तो जल से क्रिया कर लेता है, रासायनिक क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसको हम लोग बुझा चूना कहते हैं। इसका अध्ययन हम लोग आगे चल के करेंगे, इनका उपयोग है क्या है ना, कैसे इनकी वो है, सब देखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ा गया कि आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक है तो इसमें आयनिक बंध बनेगा।
आयनिक बंध कैसे बनता है ये आप लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कम क्लास में बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका बेसिक बड़ा कमजोर रहता है। इंटर में आने के बाद उनको समझ में आता है कि हमको इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। तो अब इसको एक बार मैं रिपीट समझो कर रहा हूं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO। अब देखिए पहले दोनों का परमाणु क्रमांक आप लिख लीजिए। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक Z बराबर 20। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक Z बराबर 8। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोष में लिखिए या कोष के रूप में लिखिए। तो यहां हम लोगों का काम कोष के रूप में चल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे तो कोष के रूप में भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। ये 1 2 3 4 ये है कोष, और SPDF क्या है? माने SPD तो इसमें है नहीं, SPDF ऐसे उपकोष होते हैं, तो ये दोनों भी उपकोष है, यस और पी। तो देखिए प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। द्वितीय कोष में 6 और 2 8। तृतीय कोष में 6 और 2 8। चतुर्थ कोष में 2। संयोजी कोष ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी सेल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का बनाइए, -2 2s2 2p6 2 2 4 2p4 2p। आप सही है, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2 2 4 और 4। प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। द्वितीय कोष में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों तत्वों के परमाणु आपस में एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है। कैल्शियम के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके संयोजी कोष ये हो जाएगा बाहरी कोष। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ऑक्सीजन के पास अब कितने हो? 2 2 4 2 6 2 इसका 8 अष्टक विन्यास को इसने प्राप्त कर लिया, और इसने भी प्राप्त कर लिया। यही दोनों का उद्देश्य था। बंधन बनाने का मूल उद्देश्य जो कोशल लुईस ने बताया है वो यही है कि बाह्यतम कोष में, वैलेंसी सेल में, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की अष्टक व्यवस्था या अष्टक विन्यास तत्व प्राप्त करने के लिए आपस में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, तो इससे आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहेगी। तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पे 2 इकाई धनावेश आ गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे 2 इकाई ऋण आवेश आ गया। और धन और ऋण आवेश वाले कणों के बीच या धन या ऋण आवेश वाले आयनों के बीच वो आकर्षण बल कूलम्ब वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, और उसी आकर्षण बल द्वारा ये दोनों जुड़ जाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूने का निर्माण करते हैं। तो इनके बीच में बनने वाला बंध क्या है? आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। तो एक शब्द प्रयोग किया जाता है संयोजकता, वैलेंसी। इसको आप
देख लीजिए, मैं वैसे बता दे रहा हूं। बंध बनते समय, या आप यूं कहिए आयनिक बंध बनते समय, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या जितने इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या, इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा या 1/4 या 1/3 नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, परमाणु तो विभाज्य है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, आप पढ़ चुके हैं। शुरू में तो डाल्टन ने यह भी बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु विभाज्य है। वो कई भागों में बांटा जा सकता, बंट भी जाता है नाभिकीय विखंडन में। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, मूल कणों को आप और छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूर्ण संख्या में जाएगा। अब पहले वाले एग्जाम्पल में, जो पोटेशियम फ्लोराइड वाले में आपने देखा था, AF में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा था, ये था ना। तो इसकी संयोजकता एक, इसकी संयोजकता एक। एक परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो पोटेशियम की संयोजकता एक, फ्लोरीन की भी संयोजकता एक। यहां पे क्या हो रहा है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है और ऑक्सीजन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही परमाणु ग्रहण भी कर रहा है। तो इसकी संयोजकता कैल्शियम की 2, ऑक्सीजन की 2। कैल्शियम द्विसंयोजी है, जिनकी संयोजकता 1 होती है उनको एक संयोजी कहते हैं, जिनकी 2 होती है उनको द्विसंयोजी कहते हैं, जिनकी 3 होती है संयोजकता उनको त्रिसंयोजी कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, उसकी संयोजकता 3 होती है तो त्रिसंयोजी है। तो इस प्रकार से संयोजकता का भी ज्ञान आपको पहले भी पूर्व की कक्षाओं में भी था, और अब आप एक बार और जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जितने एक परमाणु द्वारा दिए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता। धन्यवाद।